हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू ऑल आर वेल एंड हेल्दी। तो आज की इस वीडियो में हम उस नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि टेट से रिलेटेड है, और ये मैं बात कर रही हूँ आज हरियाणा टेट की। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है कि एच टेट के फॉर्म्स आ चुके हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं अब। ठीक है, एच टेट जिनको भी देना है बच्चों को, यानी हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपके 2021 के फॉर्म आ चुके हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, एच टेट से रिलेटेड कि कब एग्ज़ाम है और जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एच टेट के बारे में, मैं यहाँ पर कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं गाइडलाइंस, देख लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, और जितने भी डेट्स हैं सब कुछ पता कर लेते हैं। तो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, फॉर्म्स यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं फीस स्ट्रक्चर। देखिए ये जो है नोटिफिकेशन आया है ये काफ़ी धुंधला है। ठीक है, ब्लर है, यहाँ से आपको हो सकता है क्लियर नज़र ना आए, पर मैं कोशिश करूँगी कि आपको ठीक से समझा दूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट्स में फ़ीस स्ट्रक्चर देखने से पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट डेट्स बता देती हूँ। ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन सबमिशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है 15 तारीख से। ठीक है, यानी 15 नवंबर से आपका जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, और जो लास्ट डेट है आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की वो है आपकी 25 नवंबर। ठीक है, 15 तारीख से 25 तारीख तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा करेक्शन कर सकते हैं, अगर आपको कहीं करेक्शन करना है तो उसके लिए भी डेट मेंशन कर दी गई है। आप 26/11 से लेकर के 28/11 तक, ठीक है, 26 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर तक आप कभी भी इसमें करेक्शन कर सकते हैं, अगर आपको करेक्शन करना है तो। फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई गई यहाँ पर। फर्स्ट जो पॉइंट है वो बताता है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू दी गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस। जो अभी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको ठीक से देख लेने हैं अपना अप्लाई करने से पहले, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पहले आप गाइडलाइंस देख लीजिए। दूसरा है केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये भी ठीक है। हाउ टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, और मैं आपको प्रेफर करूँगी कि अगर आप बाहर फॉर्म फिल करवाते हैं तो किसी ऐसी शॉप पर जाएं जिसको पहले से थोड़ी सी नॉलेज हो, क्योंकि वहाँ भी गड़बड़ हो जाती है कई बार। तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म इंस्ट्रक्शंस खुद देख के ही भरवाएं। थर्ड है कैंडिडेट शुड अप्लाई सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर अ लेवल और मल्टीपल लेवल्स। ठीक है, ये आपको समझ में आया? इसका मतलब ये है कि एक जो कैंडिडेट है वो एक लेवल पे सिर्फ एक ही बार अप्लाई कर सकता है, मतलब आप मल्टीपल लेवल नहीं भर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स में मेक करेक्शंस इन देयर पर्टिकुलर्स। किस किस चीज़ में करेक्शन कर सकते हैं? फोटो सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, एक्सेप्ट लेवल आपका वही रहेगा, कास्ट सर्टिफिकेट मतलब कैटेगरी वही रहेगा, और होम स्टेट वही रहेगा। मतलब कुछ चीज़ों में आप करेक्शन कर सकते हैं, ये नहीं है पूरे फॉर्म में कहीं भी करेक्शन कर दें, तो वो आप देख कर जाएंगे अच्छे से। फिफ्थ है यहाँ पर डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, रोल नंबर, स्लिप ऑनवर्ड्स। कब? 8/12 के बाद से आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तो आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक नोटिस दिखा देती हूँ, यहाँ पर शायद मेरे पास है, ये रहा ये नोटिस भी है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से, और यहाँ पर क्या बताया गया एक बार ध्यान से देख लीजिए। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि इसका आयोजन कब है आपका, एग्ज़ाम जो है वो आपका होगा 18/12 में, ठीक है, और 19/12 में, यानी दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है एच टेट 18 तारीख को और 19 तारीख को। 18 तारीख का शनिवार है, 19 तारीख का आपका संडे पड़ रहा है। और इसके अलावा फिर आपको बताया जा रहा है कि हरियाणा अध्यापक परीक्षा जो है ये आप 15 तारीख के बाद से फॉर्म फिल कर सकते हैं 25/11 तक 12 बजे तक रात को। ठीक है, और वेबसाइट आपको मेंशन कर ही दी गई है, और दिशा निर्देश पढ़ लें। इसमें जो मुझे मेन चीज़ आपको दिखानी है वो यहाँ पर है, ये अभ्यर्थी अपने विवरण अर्थात नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, फोटो युक्त पहचान प्रमाण, आधार नंबर, और विषय के चयन, चाहे वो लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, में ऑनलाइन संशोधन दिनांक 26 तारीख से 28 तारीख तक आप करेक्शन अपने फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, और 25/11 से लेके 28/11 के बाद ऑनलाइन विवरण में संशोधन करने की अनुमति आपको नहीं दी जाएगी, और अगर आप रिक्वेस्ट भी करेंगे तो भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और आप फिजिकली चैलेंज्ड विकल्प में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा लेवल, जाति, वर्ग, गृह राज्य,
या शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विकल्प में कोई भी सुधार या शुद्धि नहीं कर सकते हैं, इसलिए देखकर फॉर्म भरना है। फैक्स, ईमेल, पत्र इत्यादि अन्य माध्यम से प्राप्त कोई भी आपका एप्लीकेशन मान्य नहीं होगा या प्रार्थना पत्र आपका मान्य नहीं होगा। अब लास्ट चीज़ और देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से बता दिया गया है कि यदि कोई अभ्यर्थी एक लेवल के लिए एक से अधिक आवेदन करता है तो उसका आवेदन जो है या फिर पात्रता जो है वो रद्द कर दी जाएगी। क्या बोला है? एक लेवल के लिए, ठीक है। सपोज आप प्राइमरी भर रहे हैं तो आप एक से ज़्यादा बार फिल नहीं कर सकते फॉर्म, आपको एक ही फिल करना पड़ेगा, मतलब हर एक लेवल पे आप एक ही फॉर्म भर सकते हो। अभ्यर्थी नवीनतम जानकारी अपडेट करने के लिए वेबसाइट को इसको देखें ध्यान से और उसका अवलोकन करने के बाद ही क्या करें, अपना फॉर्म भरें, ठीक है। लास्ट लाइन में बताया गया है कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई उत्पन्न होती है तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिए गए हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अपने वापस से नोटिफिकेशन पर पहुँच जाते हैं। हमारे नोटिफिकेशन बताता है अब आगे कि एडमिट कार्ड कब आएंगे, ये देख लेते हैं। इससे पहले अब हम यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम फीस स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनिए और मैं कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहीं पर भी मेंशन कर दूंगी कि आपको जो भी कोई इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से कहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो में, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, कितने टाइम से लेके कितने टाइम तक कौन कौन सी चीज़ मैंने आपको बताई है वो आप वहाँ पर जाकर डायरेक्ट उसी टाइमिंग पर जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फीस स्ट्रक्चर बता रही हूँ आपको। SCN PH कैंडिडेट्स के लिए हरियाणा जिनके पास डोमिसाइल है उनके लिए लेवल 1 के लिए तो आपको 500 रुपीज़ है, ठीक है। फॉर 2 लेवल्स 900 और फॉर 3 लेवल्स 1200, ठीक है। सभी कैंडिडेट्स के लिए एक्सेप्ट SCN PH ऑफ हरियाणा डोमिसाइल वाले सबके लिए, बाकी सबके लिए 1000 रुपीज़ लेवल 1 के लिए, 2 लेवल्स के लिए 1800 और तीनों ही लेवल के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो 2400, ठीक है। ऑल कैंडिडेट्स आउटसाइड हरियाणा, यानी जो आउटसाइड हरियाणा है SCN PH इंक्लूडिंग, मतलब सभी जो भी आउटसाइड हरियाणा है अगर उनको फॉर्म भरना है तो लेवल 1 के लिए 1000, फॉर 2 लेवल्स 1800 और फॉर 3 लेवल्स आपको 2400 पे करना है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आगे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, अदर इन्फॉर्मेशन भी है हमारे पास उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया गया है, यहाँ पर बता दिया गया है कि आपको जो एडमिट कार्ड्स है वो आपको बाय पोस्ट नहीं भेजे जाएंगे, विल नॉट बी सेंट बाय पोस्ट, आपको वो वहाँ पर ऑनलाइन मिल जाएंगे और वहाँ पर जाकर आपको चेक कर लेना है, ठीक है ना। ऑनलाइन पहुँचिए और वहाँ पर चेक कर लीजिए अपना एडमिट कार्ड, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको जो बेसिक सी चीज़ थी सबके लिए थी वो देख लीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ इंट्रोडक्शन शॉर्ट टाइटल। हम यहाँ पर देखने वाले हैं एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। HTET के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। हम फिर देखेंगे एलिजिबिलिटी कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। स्कीम स्ट्रक्चर कंटेंट का देखेंगे एक बार, और आपका मोड क्या रहने वाला है, शेड्यूल क्या है, स्केड्यूल क्या है आपका एग्जामिनेशन का। लैंग्वेज देखेंगे क्वेश्चन पेपर की। इसके अलावा HTET जो है इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्ट और वैलिडिटी, अटेम्प्ट्स और कौन कौन अपीयर कर सकता है, ये सब भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे फिलहाल ज़्यादा। एप्लीकेशन प्रोसीजर भी कम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये थोड़ा बहुत ही देखेंगे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एडमिट कार्ड और कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आ जाते हैं। चलिए फर्स्ट इंट्रोडक्शन नहीं देख रहे हैं हम, शॉर्ट टाइटल भी नहीं देख रहे हैं, ठीक है। HTET है हमारा शॉर्ट टाइटल तो आपको पता ही है। डेफिनेशंस भी नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर हम अब चलते हैं डायरेक्ट एप्लीकेबिलिटी पर, ठीक है। ये है मेन
मुद्दा, मेन पॉइंट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ HTET। तो यहाँ पर मेंशन है कि प्रोविजंस जो बने हैं, इसके जो रूल्स रेगुलेशंस बने हैं टीचिंग स्टाफ इन द स्टेट ऑफ हरियाणा RT एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग, स्कूल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटीज रेफर्ड इन दी सोशल रूल्स। ये कुछ नहीं है इसमें तो कुछ खास, ठीक है। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, यानी योग्यता क्या क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो ऑल इंडिविजुअल्स, वो सभी लोग हु पोजेसेस मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एटसेट्रा एज जो यहाँ पर बताई गई है। देख लेते हैं ऑल 3 लेवल्स के लिए जो बताई गई है यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। प्राइमरी के लिए सबसे पहले प्राइमरी के लिए आपको क्या चाहिए, हु इंटेंड्स टू बी अ टीचर फॉर लेवल 1 to 5, यानी प्राइमरी जो टीचर है वो क्लास 1 to 5 को पढ़ाएगा एंड फुलफिल्स द मिनिमम क्वालिफिकेशन। जो 2 है वो 6 to 8 पढ़ाएगा, ठीक है, TGT जितने भी हैं। और 3rd लेवल है आपका PGT, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट PGT लेवल। अब एक चीज़ और यहाँ पर नोटिस आपको बताया दिया जा रहा है, however a person who intends to be a teacher for level 1 and mentioned here above teacher for level 1st to 5th and 6th to 6th and fulfills minimum qualification for both levels, यानी एक बच्चा जो 1st to 5th और 6th to 8th दोनों के लिए ही मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जिसके पास दोनों ही लेवल के लिए, विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर बोथ सेपरेटली, उसको सेपरेटली दोनों फॉर्म फिल करने होंगे, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से एक पर्सन जो कि लेक्चरर के लिए अप्लाई करना चाहता है और उसके लिए क्वालिफिकेशन है उसके पास, वो भी अप्लाई कर सकता है सेपरेटली ऑनलाइन फॉर्म। और कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर हैं ही, चाहिए वो नंबर लेकर आने हैं जितने मिनिमम मार्क्स चाहिए। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ये है हमारा मेन पॉइंट यहाँ पर। तो अगर आप लेवल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी PRT के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्वलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। कितने मार्क्स होने चाहिए आपके सीनियर सेकेंडरी में, 50% मार्क्स होने चाहिए एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ सेकेंड ईयर ऑफ डिप्लोमा। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं और आप सेकेंड ईयर में हैं, अपीयरिंग है, फाइनल ईयर है आपका, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम नोन इन, अब फिर आपको बताया जा रहा है NCTE के नॉर्म्स के हिसाब से आपका जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो होने चाहिए। अब सेकंड है आपका और करके यहाँ पर मेंशन है कि सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्वलेंट विद एटलीस्ट 45%, कितना 45% मार्क्स होने चाहिए। और आप फाइनल ईयर में अगर अपीयरिंग है डिप्लोमा में एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 45% मार्क्स बोला गया है। इसके अलावा आपको और क्या बताया गया है, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्वलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन पासेस और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, कि अगर आपके 50% मार्क्स हैं और आप स्पेशल एजुकेशन कर रहे हैं और सेकेंड ईयर में हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन है आपके पास और अपीयरिंग है फाइनल ईयर में है ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा के, तो आप मतलब अगर आप एलिमेंट्री एजुकेशन का जो सेकेंड ईयर लास्ट ईयर होता है डिप्लोमा का और वो कर रहे हैं, तो भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और है यहाँ पर, आपने मैट्रिक किया हुआ है विद हिंदी और संस्कृत, ठीक है। अब आपको लैंग्वेजेस बोली जा रही है कि आपके पास हिंदी या फिर संस्कृत और सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किस चीज़ के साथ होनी चाहिए, आपका हिंदी के साथ होना चाहिए एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आया, मतलब मैट्रिक में आपके पास हिंदी या संस्कृत में से कोई एक लैंग्वेज होनी चाहिए और सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इन सभी में किसी में भी आपके पास हिंदी ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम लेवल 2 की बात करते हैं, ठीक है। लेवल 2 में क्या चीज़ चाहिए, आप 6 to 8 पढ़ाना है आपको, TGT बनेंगे। तो TGT सोशल साइंस देख लेते हैं हम, ठीक है। TGT सोशल साइंस,
या तो आपने बीए किया हुआ हो या फिर बीकॉम किया हुआ हो या फिर सेकेंड ईयर डिप्लोमा हो आप किस में, एलिमेंट्री एजुकेशन में, और या फिर बीए बीकॉम किया हुआ हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। यहाँ पे मिनिमम कितने आपको मार्क्स आने चाहिए ग्रेजुएशन में, 50% मार्क्स आने चाहिए। और सेकेंड ईयर है अगर आपका बैचलर्स में इन बीएड, यानी अगर आप बीएड में लास्ट में है, बिल्कुल अपियरिंग में है, ठीक है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर अब बताया जा रहा है बीए बीकॉम और उसके साथ अगर आपके मार्क्स हैं 45%, ठीक है, और इसके साथ साथ आपके पास है सेकेंड ईयर बैचलर बीएड में, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर और करके मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। पहला आपने ध्यान दिया होगा, पहला था एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ, और इस वाले में है बैचलर इन एजुकेशन यानी बीएड, ठीक है, ये है बीएड और ये है एलिमेंट्री एजुकेशन वाला। नेक्स्ट आ जाइए, आपके पास सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और यहाँ पर बात हो रही है थर्ड लेवल पे हमारे बीएलएड, यानी बीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर टीजीटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा, एलिमेंट्री एजुकेशन वाले टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वाले और बीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और करके मेंशन है यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बीए या बीकॉम बीएड, बीकॉम एड एजुकेशन में, और बीए बीकॉम एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और आपने बीएड कंप्लीट कर लिया हो, ठीक है। एंड कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो किसी भी और, जैसे आप सीटेट एग्ज़ाम देते हैं या फिर यूपी टेट, कोई भी टेट एग्ज़ाम है, सेम आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी, बस कुछ चीज़ थोड़ी सी अलग है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या बताया गया कॉम्बिनेशन के बारे में। इन केस ऑफ बीए बीकॉम, अगर आपने बीए किया हुआ है या फिर बीकॉम किया हुआ है, इन एडिशन टू इंग्लिश अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, तो आपके पास 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन तो होना ही चाहिए जिनमें आपके 50% मार्क्स भी होने चाहिए एग्रीगेट, ठीक है, इंडिविजुअली इन सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग ऑल 3 ईयर्स ऑफ स्टडी आउट ऑफ द फॉलोइंग, यानी तीनों साल तीनों ईयर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए इंडिविजुअली इस कॉम्बिनेशन में। तो कॉम्बिनेशन क्या है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, ठीक है, ये सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। इनमें से कुछ सब्जेक्ट अगर आपके पास हैं तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो एलिजिबिलिटी अलग थी, बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट भी मेंशन कर दिए गए हैं, ये अगर है आपके पास तो ही आप अप्लाई कर पाओगे। एटलीस्ट ये नोट आपको बताया गया है, एटलीस्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी शुड हैव बीन फॉर ऑल दी 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, यानी आपके पास या तो हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी ज़रूर होने चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है। तीनों साल ग्रेजुएशन में आपके पास, अगर आप सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी, इनमें से कोई एक तो सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपने ग्रेजुएशन में अपने तीनों साल में पढ़ा हुआ हो। इन केस ऑफ बीएड, सोशल स्टडीज़ एज ए टीचिंग सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर आपने बीएड किया है तो आपने सोशल साइंस भी सब्जेक्ट लिया होगा, तो ये आपका एकदम कंफर्म होना चाहिए। फिर है टीचिंग सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए, सोशल स्टडीज़, विद से बातें होगा ही। फिर है मैट्रिक विद हिंदी, संस्कृत और सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन, इनमें से आपके पास हिंदी ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमने टीजीटी की बात कर ली है, सोशल स्टडीज़ की, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, अगर आपको इन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करनी है तो इसकी सेपरेट वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। हो सके तो मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, मैंने आपको सिर्फ सोशल साइंस के बारे में ही बताया है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस डिस्कस करूँगी, ठीक है, कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी है ये हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो एमए होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, पॉलिटिकल साइंस है आपका, पीजीटी है तो एमए होना ज़रूरी है। और या फिर आप कर सकते हो एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी 50% मार्क्स आपके होने चाहिए फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बीएड भी होना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्लियर है कि आपका पीजीटी अगर है तो आपका एमए होना चाहिए प्लस आपके पास बीएड भी होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ एमए नहीं, बीएड भी चलेगा, मतलब बीएड भी होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है आपका मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत। मैट्रिक में आपके पास हिंदी होनी चाहिए और 10+2 बीए एमए विद हिंदी, यानी इनमें भी आपके पास हिंदी ज़रूर होना चाहिए एज वन ऑफ दिस सब्जेक्ट। एंड और ज़रूरी चीज़ क्या है, कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने पीजीटी के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। अब एक बार देख लेते हैं इसका लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए अब मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ टीजीटी के लिए जो आपका लेवल 2 है उसके लिए स्ट्रक्चर जो है। ठीक है, क्या रहने वाला है आपका एग्ज़ाम स्ट्रक्चर। ठीक है, आप कह सकते हैं इसको एग्ज़ाम स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर बताया गया है देयर शैल बी ओनली 1 पेपर, सिर्फ एक पेपर होगा। ऑल क्वेश्चंस विल बी एमसीक्यूज टाइप, यानी एमसीक्यूज टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे, ईच कैरिंग 1 मार्क, और हर एक क्वेश्चन का क्या होगा 1 नंबर होगा, जिसमें से एक आंसर आपको करेक्ट करना है आंसर। फिर है आपका स्कीम या फिर कह सकते हैं स्ट्रक्चर टीजीटी का क्या रहने वाला है। तो आपके टोटल एमसीक्यूज कितने हैं, टोटल एमसीक्यूज हैं आपके 150, कितने हैं 150, और ड्यूरेशन आपके एग्ज़ाम की कितनी है, 2.5 घंटे में आपका एग्ज़ाम होगा। सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो है सीडी एंड पेडागोजी, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आपके 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स के होंगे। अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें पॉइंट 2 में, तो लैंग्वेजेस में हिंदी से 15 क्वेश्चन और इंग्लिश से 15 क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल कुल मिला के लैंग्वेज में आपके 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 इंग्लिश 15 हिंदी, तो 30 मार्क्स के आपके ये क्वेश्चन हो गए हैं। थर्ड पॉइंट कहता है आपका जनरल स्टडीज़ का। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका जनरल स्टडीज़। इसमें आपका क्या आएगा जनरल स्टडीज़ में, ये ध्यान से देख लीजिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 10 एमसीक्यूज, रीजनिंग एबिलिटी आएगी 10 एमसीक्यूज, एंड हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस आएगा आपका 10 क्वेश्चंस का। तो टोटल 10 + 10 + 10 हो गए आपके 30 एमसीक्यूज और 30 ही मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन है सीडी एंड पेडागोजी, सेकंड सेक्शन है लैंग्वेजेस का, थर्ड सेक्शन है जनरल स्टडीज़ का, और फोर्थ सेक्शन है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक एज ऑप्टेड, जो भी सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो वही सेम आएगा आपका 60 क्वेश्चन हैं और 60 मार्क्स हैं। तो टोटल आपके नंबर कितने हो गए, टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 150। ठीक है, अब एक बार और थोड़ा सा कुछ ध्यान से देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको बताया गया है नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस, यानी जो आपके क्वेश्चंस आएंगे 150 उनका नेचर क्या है और वो कौन सी क्लास तक के आएंगे या फिर कौन से लेवल तक के आएंगे। द टेस्ट आइटम्स ऑन सीडी, अगर जो सीडी है आपकी और पेडागोजी है, विल फोकस ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, टीचिंग और लर्निंग की एजुकेशनल साइकोलॉजी पर बेस्ड होगा। रिलेवेंट होगा एक पर्टिकुलर एज ग्रुप से, 11 to 16 ईयर्स लगभग। ठीक है, 11 to 16 ईयर्स का जो एज ग्रुप है उनसे रिलेटेड उनकी एज ग्रुप के हिसाब से होगा। दे विल फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उनकी विशेषताएं, ज़रूरत और साइकोलॉजी ऑफ डाइवर्स लर्नर्स, यानी अलग अलग तरीके के जो लर्नर्स होते हैं उनकी साइकोलॉजी क्या होगी। इंटरेक्शन विद लर्नर्स एंड एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, यानी एक अच्छे टीचर के रूप में आप कैसे पढ़ाओगे, ये सब क्वालिटीज़ वगैरह पता होनी चाहिए। सेकंड है आपका द टेस्ट आइटम्स फॉर लैंग्वेजेस। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें लैंग्वेजेस के लिए, तो ये फोकस करेगा ऑन प्रोफिशिएंसीज रिलेटेड टू मीडियम। ठीक है, मतलब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रिलेवेंट टू द एज ग्रुप ऑफ 11 to 16, 11 से 16 साल के बच्चों के लिए जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है द टेस्ट आइटम फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड
रीजनिंग, हरियाणा जीके और अवेयरनेस। ठीक है, ये किस चीज़ पे होगा? मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी एक और है, एंड जनरल नॉलेज रिगार्डिंग हरियाणा स्टेट। मतलब मोस्टली जो चीज़ें हैं हरियाणा स्टेट है और हरियाणा स्टेट से रिलेटेड जनरल नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। बाकी जो नॉर्मल आपका ये होता है रीजनिंग वगैरह वो नॉर्मल आएंगी सब, जैसी आती हैं अदर एग्जाम्स में। फिर है द टेस्ट आइटम इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अगर हम बात करें स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में तो वहाँ पर क्या बताया गया है? जैसे कि आपका सोशल साइंस है तो आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ पर डिपेंडेंट होंगे, पेडागोजी आएगी। ठीक है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। द टेस्ट आइटम शैल बी इवनली, ये आगे से सामने, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिफरेंट डिविजन्स ऑफ द सिलेबस। आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से होगा और सिलेबस में लगभग आपको 10th क्लास तक का प्रिपेयर करना है, 6 to 10th। ठीक है, बाय द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट देख लो, टेस्ट फॉर लेवल 2। लेवल 2 के जो क्वेश्चंस होंगे वो बेस होंगे आपके टॉपिक्स पर, जो आपका सिलेबस आपको प्रिस्क्राइब किया जाएगा उसी के हिसाब से, अपने हरियाणा बोर्ड के स्कूल के हिसाब से 6 to 10th। बट देयर डिफिकल्टी स्टैंडर्ड्स एज वेल एज लिंकेजेस कुड बी अप टू सीनियर सेकेंडरी स्टेज। यानी इन्होंने बोल दिया आपको पहले कि अगर आपके क्वेश्चन लेवल से ऊपर भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। उसके बाद क्वालिफाइंग आपके मार्क्स कितने होने चाहिए? तो सभी कैटेगरीज एक्सक्लूडिंग, मतलब एक्सेप्ट SC एंड डिफरेंटली एबल्ड फिजिकली चैलेंज्ड। मतलब SC को इंक्लूड करके और फिजिकली चैलेंज्ड और इनको इंक्लूड मतलब हटा करके सभी के लिए 90 मार्क्स हैं। ठीक है, यानी एक तरीके से आप कह सकते हो जनरल के लिए एंड OBC 90 मार्क्स हैं, SC और फिजिकली चैलेंज्ड के लिए 82 मार्क्स हैं। यहाँ पर आपको कितने? 90 मार्क्स और यहाँ पर 82 मार्क्स रिजर्व कैटेगरी के लिए। और यहाँ पर फिर से रिजर्व कैटेगरी एंड डिफरेंटली एबल्ड फिजिकल चैलेंज फॉर अदर स्टेट, इनके लिए भी 90 ही हैं। तो आपको ये बात क्लियर हुई? मतलब जनरल कैटेगरी के लिए प्लस जो आउटसाइडर्स हैं, ठीक है, यानी अदर स्टेट्स के हैं, उनके लिए सेम रूल है, 90 मार्क्स उनको लेकर आने हैं। और जो रिजर्व कैटेगरी है उसको 82 मार्क्स लेकर आने हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बार लेवल 3 के लिए भी देख लीजिए, PGT के लिए। तो PGT के लिए सेम प्रोसीजर है, MCQs हैं और आपको अटैम्प्ट करने हैं MCQs। अब MCQs को का स्ट्रक्चर कैसा है ये भी देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ पर CD है फर्स्ट नंबर पर, CD एंड पेडागोजी। 30 MCQs हैं, 30 मार्क्स हैं। लैंग्वेजेस की अगर बात करें तो वही है, हिंदी है और इंग्लिश है, 15-15 क्वेश्चन। तो टोटल मिला के 30 MCQs हो जाएंगे, 30 मार्क्स हो जाएंगे। थर्ड है आपका जनरल स्टडीज़। सेम जनरल स्टडीज़ में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है 10 मार्क्स का, रीजनिंग एबिलिटी है 10 मार्क्स की और हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस ये है आपका 10 मार्क्स का। तो टोटल मिलाकर 30 MCQs हो गए और 30 ही इसके नंबर हो गए। फोर्थ में है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऑप्टेड। जो भी आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वो आपको रेडी करना है और उसके 60 MCQs आएंगे, 60 ही उसके मार्क्स हैं। तो टोटल मिला के आपके 150 क्वेश्चन हैं और 150 ही मार्क्स हैं। अब देख लीजिए एक बार कि जो नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन है वो क्या रहने वाला है। द टेस्ट आइटम ऑन CD जो है वो आपका जो नॉर्मली टीचिंग लर्निंग आप पढ़ते हो B.Ed लेवल पर, मोस्टली वही है 14 to 17 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो PGT एग्ज़ाम है वो MA प्लस आपका B.Ed है, तो आपने जो B.Ed लेवल में CD किया है वो सब ही इसमें इंक्लूड है। द टेस्ट आइटम फॉर लैंग्वेजेस आपकी वही आती है 14 से 17 ईयर्स के बच्चों के लिए आप किस मीडियम में पढ़ाते हो उस लेवल तक की आपको आनी चाहिए। द टेस्ट आइटम फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और हरियाणा जी की अवेयरनेस, ये भी फोकस करेगा आपका मेंटल, इसके अलावा मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल नॉलेज रिगार्डिंग हरियाणा स्टेट, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। रीजनिंग जो आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होती है उस लेवल की थोड़ी बहुत। ठीक है, द टेस्ट आइटम इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अब देखते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आपको कहाँ से पढ़ना है। ये है आपका
प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ एंड पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग सेम है, बीएड लेवल में आपने जो पढ़ा होगा पेडागोजी सब्जेक्ट रिलेटेड, ठीक है, वो आपको देखनी है, उससे रिलेट करके आप थोड़ा सा कर सकते हैं। द टेस्ट आइटम शैल बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिफरेंट डिविजन्स ऑफ द सिलेबस ऑफ दैट सब्जेक्ट एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर क्लास 9th से लेकर के 12th तक की, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो पीजीटी आपको रेडी करना है वो 9th to 12th क्लास तक आपको रेडी करना है, आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, ठीक है। और ये भी बोल दिया गया आपसे कि इसका स्टैंडर्ड अगर थोड़ा ऊपर आता है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का तो भी आप कुछ नहीं कह सकते, मतलब क्लास 9th से 10th 11th 12th तो आपको रेडी करना ही है, लेकिन इसके अलावा डिफ़िकल्टी लेवल इससे ऊपर भी जा सकता है। और यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल भी जा सकता है, तो आपको रेडी ऊपर लेवल तक ही करना है। अगर हम यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो वही है जनरल कैटेगरी, ठीक है, प्लस जो अदर स्टेट के हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हैं उनको कितने नंबर लाने, 90 मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी एससी एंड डिफरेंटली फिजिकली चैलेंज्ड उसी पर्टिकुलर स्टेट की यानी हरियाणा से, तो उनको रिजर्वेशन मिला है तो इसलिए उनको 82 मार्क्स के बाद वो क्वालिफाई कर लेंगे। अगर हम बात करें आउटसाइडर्स, यानी आउटसाइडर्स का मतलब जिन्होंने हरियाणा से बाहर के लोगों ने फॉर्म भरा है, जब किसी भी कैटेगरी में हो, अदर स्टेट से हैं तो क्या होगा, 90 मार्क्स भी उनको लाने पड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो अच्छे से अपनी तैयारी करना भाई। सभी लेवल के लिए क्या करना है आपको, एक बार क्वेश्चन पेपर एक बार देख लेना है, एलिजिबिलिटी भी अपनी अच्छे से चेक कर लेनी है, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पर हम बात करेंगे स्केड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, स्केड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन यानी एग्जामिनेशन का जो स्केड्यूल है, टाइमिंग वगैरह सब कुछ। तो 18 तारीख को आपका पेपर है, ठीक है, 18 दिसंबर को और 19 दिसंबर को, ये ध्यान है अच्छे से। कैटेगरी आपकी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेवल, और एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे। बस ये ध्यान रखिए जो ड्यूरेशन है वो 150 मिनट रहेगी, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करें कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है कौन सी लैंग्वेज में आएगा, ये होगा आपका हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में आपका ये पेपर होगा। वैलिडिटी पीरियड की बात करें तो इसको भी देख लेते हैं, वैलिडिटी कितने टाइम की है। एस्टेट का जो वैलिडिटी पीरियड है एस्टेट सर्टिफिकेट का विल बी 7 ईयर्स, वो कितने साल है अभी, 7 ईयर्स ही है, ठीक है। फ्रॉम द जिस डेट से इशू होगा उस डेट से अगले 7 ईयर्स तक के लिए वो मान्य होगा, ठीक है। इफ़ द रिजल्ट ऑफ एस्टेट इज रिवाइज्ड ऑन द पार्ट ऑफ द बोर्ड, अगर दोबारा से आता है रिजल्ट में कुछ चेंजेस होता है और आ जाता है आपका नॉट क्वालिफाइड टू क्वालिफाइड, तो वैलिडिटी आपके सर्टिफिकेट की विल बी कंसिडर्ड फ्रॉम दी जिस डेट से इशू हुआ है उसी डेट से काउंट होगा, ठीक है। इन केस ऑफ रिजल्ट रिवाइज्ड फ्रॉम क्वालिफाइड टू qualified then the validity of certificate of estate will be considered from the date of declaration of main result, ठीक है। तो क्वालिफाइड अगर आया है आपका तो जिस दिन डिक्लेयर हुआ है आपका मेन रिजल्ट उस दिन से काउंट होगा, लेकिन अगर रिवाइज्ड हुआ है आपका रिजल्ट तो फिर जिस दिन इशू हुआ है आपको सर्टिफिकेट उस दिन से काउंट होगा। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, यानी आप कितनी भी बार एग्ज़ाम दे सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई अटैम्प्ट्स ऐसा कोई नंबर नहीं है कि 2, 4, 5, 10 बार, कितनी बार भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड, जिन्होंने एचटेट पहले से क्वालिफाई कर रखा है वो अपीयर कर सकते हैं, ठीक है, फ्रेश एचटेट टू इम्प्रूव देयर स्कोर, अपना स्कोर इम्प्रूव करने के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हैं अगर उनकी मर्जी हो तो। If the result of estate is declared late or revised on the part of candidate, then validity of the certificate will be considered from the date of declaration of main result, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है आपको कि अगर HTET का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होता है देर से, ठीक है, या फिर रिवाइज्ड होता है कैंडिडेट के पार्ट पर, तो जो उसका जो कंसीडर्ड करने की टाइमिंग होगी
वो होगी वैलिडिटी की टाइमिंग कंसीडर करने की। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ मेन रिजल्ट जिस दिन डिक्लेयर होता है उस दिन से ही वैलिडिटी काउंट हो जाएगी। इम्प्रूवमेंट के लिए आपको क्या करना है, अभी फॉर्म भर सकते हैं आप बिल्कुल आराम से, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसीजर, ठीक है। एप्लीकेशन आपको कैसे फिल करना है, ऑनलाइन है बताइए आपको, और एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, फिर अपलोड इमेज आएगा, फिर आपको फीस सबमिट करनी है और फिर कंफर्मेशन पेज आएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ठीक से कर लेनी है। एक बार बहुत अच्छे से ये चेक कर लेना है इंस्ट्रक्शंस फॉर्म फिल करने से पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका रहने वाला है, यानी एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे है, तो ये आपका पेन पेपर बेस्ड, ठीक है। जैसे कि कन्वेंशनल है, शुरू से चलता आ रहा है एग्ज़ाम, वैसे ही है। एडमिट कार्ड आएंगे आपके ऑनलाइन, कोई पोस्ट वगैरह के थ्रू घर पर नहीं आएगा आपका एडमिट कार्ड। कभी आप ये सोचते रह जाए कि अरे घर पर ही आ जाएगा, नहीं, घर पर नहीं आना है। ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहिए और 8 तारीख के बाद आपका जो है एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट मुझे दिख रहा है तो मैं बता दूंगी आपको। एडमिट कार्ड अच्छे से चेक कर लीजिए, उसमें सब कुछ ठीक से मेंशन है या नहीं, है ना। और एग्ज़ाम सेंटर आप जाकर देख लेंगे पहले। नो कैंडिडेट विल बी एडमिटेड टू द एग्जामिनेशन सेंटर अनलेस, ये सब आपका वही है कि किसी को भी एंटर नहीं किया जाएगा। आपके पास क्या होना चाहिए, लेटेस्ट कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर प्रिंटेड ऑन इट, मतलब आपका जो एडमिट कार्ड है। तो फ्रेंड्स इसमें काफ़ी सारे पॉइंट दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ एक तरीके सैंपल भी मेंशन किए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया आपको कि इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं बुकलेट से रिलेटेड, OMR शीट से रिलेटेड, और बाकी जो भी एग्ज़ाम के आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये थी आज की वीडियो, और इसमें जो आपके काम की चीज़ है आप वहाँ पर देख लीजिए जो जिसमें आपको प्रॉब्लम है। इसके अलावा आपको कहीं और भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं, या फिर किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अगली वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, वहाँ पर मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, फोस्टर अकेडमी। थैंक यू सो मच।